चलिए, आप सभी को नमस्कार। आज हमारे साथ आज के मेहमान हैं शुभ भैया। शुभ भैया जो हैं, ये हमारे साथ पिछले 3 साल से जुड़े हुए हैं और इन्होंने ये 10th के यहाँ के भिलाई के टॉपर भी हाँ, रहे हैं 10 बोर्ड्स के। प्लस साथ में इन्होंने जेई मेन में 99.8 81 परसेंटाइल स्कोर किया था और जे एडवांस में इनकी रैंक आई है 2263। 2263 और इनका बिटसेट का स्कोर भी बहुत जबरदस्त है। कितना? 346 सर। 346। सो तो ही इज वन ऑफ द जेम ऑफ भिलाई एंड छत्तीसगढ़। तो चलिए इनकी जर्नी के बारे में जानते हैं। हेलो शुभ, कैसे हैं? अच्छा सर। या आपने तैयारी कब से चालू की? आपने कब बनाया कि इंजीनियरिंग करनी है आपको? वैसे 10th के पहले तो ऐसे आइडिया नहीं था आईआईटी जेई का पूरा, और मतलब 10th बोर्ड से ये 11th 12th की फील भी नहीं मिलती उस लेवल ऑफ प्रिपरेशन की। तो 11th में जाने से मतलब पहले चैप्टर्स तो काफी आसान थे, तो आसानी जा रही थी। बीच में थोड़ी फेस टेस्ट 2 के टाइम डिफिकल्टीज बढ़ गई थी, थोड़े मार्क्स गिर गए थे, तो थोड़ा प्रॉब्लम्स जा रही थी। बाकी फिर फेस टेस्ट 3 में अगेन इम्प्रूव हो गया था। ये मैं आपको बता देता हूँ आप सबके लिए कि फेस टेस्ट जो है वो चैप्टर्स डिवाइडेड है आपकी स्टडी कैरिकुलम के। 11th को 3 फेज में बांटा है हम लोगों ने और 12th को दो फेजेस में बांटा है हम लोगों ने। तो वो उनके टेस्ट है, मतलब कई क्यूमुलेटिव चैप्टर्स के टेस्ट है, मल्टीपल चैप्टर्स। और तो आपका मतलब फर्स्ट मतलब 11th का स्टार्टिंग आप कहना चाहेंगे कि थोड़ा सा गड़बड़ गया। हाँ, और उसके बाद फिर आपने फिर क्यों गया गड़बड़, आपको क्या लगता मतलब एक्चुअली चैप्टर्स ही थोड़े वो टफ है फिजिक्स के, और केमिस्ट्री में सब्जेक्ट केमिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री का थर्मोडायनेमिक्स और चलते रहता है, और फिजिक्स में रोटेशनल मोशन आता है, तो नेचुरली डिफिकल्टी जाती है बच्चों को भी। है? अच्छा, मतलब 10th से 11th कठिन है, आप ये कहना चाहेंगे? हाँ, 11th डेफिनेटली बहुत कठिन है, 12th उससे आसान है, काफी आसान है। 12th उससे काफी आसान। हाँ, तो मतलब आपने आपकी तैयारी में भी अप्स डाउन आए हैं। हाँ, कैसे आप डाउनफॉल में कैसा, मतलब आपने क्या किया फिर? मतलब फेस टेस्ट 2 के टाइम तो मेरे एडवांस में मार्क्स बहुत कम आ गए थे, तो काफी डिमोटिवेशन हुआ था। तो मैंने थोड़ा कवर अप करने की कोशिश की थी स्टार्टिंग से, थोड़े कुछ टाइम के लिए, लेकिन हो नहीं पा रहा था थोड़ा अच्छे से। तो मैंने मतलब बाकी आगे के चैप्टर्स में फोकस किया, सोचा कि बाद में जब 11th कंप्लीट होगा तो बीच के टाइम में कंप्लीट करूंगा उसको। वो हो पाया फिर आपसे? मतलब बीच के टाइम में उतना तो नहीं हो पाया था, थोड़ा मीन्स लेवल तक का कवर हो पाया था। एडवांस के जो एडवांस क्लासेस में अपन ने एक्स्ट्रा टॉपिक्स पढ़े थे वो नहीं हो पाए थे तब तक। अच्छा, ओके। आप रेगुलर स्कूल जाते थे? स्कूल में 11th में थोड़ा ज्यादा रेगुलर जाता था, 12th में काफी छुट्टियां ली मैंने, मतलब हर वीक में 1 या 2 दिन तो चलता ही था। तो चलता था। तो आपके 12th बोर्ड में कितने परसेंट आए? जैसे आपने स्कूल को थोड़ा मिस किया, तो कैसे कितने परसेंट आए 12th बोर्ड? 12th बोर्ड में 96.2%। तो इट इज वेरी गुड परसेंट। हाँ, आपकी 11th और 12th की जर्नी में मतलब जब आप डाउनफॉल आता था तो आप अपने आप को काम कैसे रखते थे, या अपने आप को मोटिवेट कैसे करते थे, या फिर अगर कम आ गए नंबर तो मतलब आपने ऐसा क्या किया कि फिर आप इम्प्रूव कर पाए? सर मेन तो मैंने मतलब पहले तो थोड़ा जो भी फेस टेस्ट 2 के चैप्टर्स थे उनको थोड़ा कवर करने की कोशिश की, जितने हो पाए उतना तब तक किया। बाकी फिर मैंने आगे के चैप्टर्स में ज्यादा फोकस किया, तो वो चैप्टर्स आखिरी तक भी काफी पक्के रहे, तो वो एक अच्छा एडवांटेज था। बाकी जो चैप्टर्स छूटते जा रहे थे वो बीच बीच में थोड़ा कवर करते जा रहा था, तो वो भी क्लियर होते जा रहा था। ओके, ठीक है शुभ। क्लास वाइज बात करते हैं हम लोग। हाँ, क्लास 9th-10th के बच्चों के लिए क्या सजेशन है आपका? 9th 10th के लिए तो उतना लोड नहीं लेना अभी, मतलब कोचिंग के सारे टॉपिक्स अगर अच्छे से कवर हो जा रहे तो वेल एंड गुड, अगर नहीं हो पा रहे तो भी चिंता नहीं करने का। मतलब अगर थोड़ा लेवल अप करना चाहते हो तो टीचर से कोई बुक्स रेकमेंड कर सकते हो, या फिर सिल्वर जोन और एसएफ के ओलंपियाड्स दे सकते हो। वो एक अच्छा मतलब टाइम मैनेजमेंट का मेन एक प्रैक्टिस हो जाता है एसएफ के ओलंपियाड से, वो बहुत इंपॉर्टेंट है ये जेई में। ठीक ठीक, सही है। और आपके 10th में आपके 98.4 98.4% थे। तो वो उसके लिए क्या विशेष तैयारी की थी आपने?
कुछ, या यहीं पे जो हो रहा था उसी से क्या? मतलब कुछ ऐसा स्पेशल तो तैयारी नहीं की थी, वही प्रीवियस ईयर पेपर्स दिए थे बहुत सारे, और स्कॉलर्स के भी वहां पर टेस्ट चल रहे थे, सब्जेक्टिव टेस्ट, तो वो दिए थे अच्छे से। वो मतलब प्रॉपर न्यू लेवल ऑफ क्वेश्चंस थे, तो उससे अच्छी प्रैक्टिस हो गई थी। ओके। तो वही है कि राइटिंग प्रैक्टिस होनी चाहिए ये सब्जेक्टिव एग्जाम्स के लिए। एक और बात बता दीजिए कि आपकी ट्वेल्थ की जर्नी कैसी रही? ट्वेल्थ का सिलेबस आपका कब खत्म हुआ है, किस मंथ में खत्म हुआ है? हाँ, क्या आपने ट्वेल्थ का सिलेबस खत्म करते करते इलेवेंथ का रिवीजन कैसे किया है? क्या ट्वेल्थ का सिलेबस खत्म करने के बाद इलेवेंथ रिवीजन किया है? मतलब ट्वेल्थ में स्टार्टिंग में तो चैप्टर्स टीचर्स बोल रहे थे थोड़े टफ है, थोड़ा ज्यादा ध्यान देने वाले हैं, तो मैंने उन पे फोकस किया। तब तक मैंने 11th का रिवीजन चालू नहीं किया था। बाकी फिर सितंबर आते आते क्या बोलते हैं, अपने मंथली टेस्ट में भी कुछ 11th के चैप्टर्स इंक्लूड होने लगे थे, तो उसके साथ साथ प्रैक्टिस होते जा रही थी कुछ चैप्टर्स की। और मतलब अक्टूबर एंड तक यहाँ सिलेबस खत्म हो चुका था और टेस्ट सीरीज चालू हो गई थी, तो उसके साथ साथ तब 11th का रिवीजन प्रॉपर चालू कर दिया था। सिलेबस खत्म होते होते तक ज्यादा ध्यान नहीं दिया। हाँ, लास्ट में लास्ट कुछ में जब चैप्टर्स में, चैप्टर्स इंक्लूड होने लगे मंथली टेस्ट में, मंथली तब टेस्ट में ध्यान देना इंक्लूड होने चालू लगे, किया। तब ध्यान देना चालू किया और हाँ, आपका आराम से रिवीजन हो भी गया। हाँ, नवंबर एंड तक हो गया था, नवंबर काफी तक। काफी हद तक हो गया। हाँ, ठीक है। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ये मतलब ये मैं हाँ, ट्वेल्थ के बच्चों के लिए पूछ रहा हूँ हाँ, हाँ, कि ऐसे यहाँ की टेस्ट सीरीज ने कितना योगदान दिया आपको? हाँ, हाँ, कितने टेस्ट मतलब देने चाहिए जेई मेन के लिए? क्योंकि आपके जनवरी अटेम्प्ट में ही 99.81 आ गए थे, हाँ, तो कितने आपको टेस्ट देने चाहिए, कितने, और किन बातों का ख्याल रखना चाहिए ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन जस्ट बिफोर जेई मेन? ये स्पेशली ट्वेल्थ वालों के लिए जो इस साल ट्वेल्थ हाँ, देने हाँ। जा रहे हैं, बताइए। मतलब मेन तो नवंबर में टेस्ट सीरीज चालू हो गई थी स्कॉलर्स की, तो वो मतलब हाफ सिलेबस 12th का और 11th का कवर कर रहे थे पर टेस्ट, तो उससे अच्छी तैयारी होती जा रही थी। मतलब 12th का भी पहले किए तो 12th के रिवीजन अच्छे से हो गए, और बीच में फिर 11th का भी किए तो उसका भी आराम से हो गया था। तो अपना भी साथ साथ रिवीजन चलते जा रहा था मेरा, और मैंने टेस्ट करीब मिड दिसंबर से या लेट दिसंबर से चालू किया था टेस्ट देना, मतलब प्रीवियस ईयर पेपर्स। कितने पेपर दिए थे आपने? मतलब एक कुछ कैलकुलेशंस होगा आपका। हाँ, जेई मेन जनवरी लास्ट में था, जनवरी स्टार्टिंग में था? जनवरी 21st, मतलब लास्ट 10 डेज में। लास्ट 10 डेज में था, 21 जनवरी। हाँ, मेरा 21st लगा था। 21 लगा था आपका। तो 21 जनवरी को आपने जो टेस्ट दिया था, उससे ठीक पहले आपने कितने जेई मेन के टेस्ट दे दिए? हाँ, मेन तो मैंने प्रीवियस ईयर पेपर्स पे काफी फोकस किया था, तो मैंने 24 और 25 के पूरे पेपर्स दिए थे, वो मस्ट अराउंड 39 पेपर्स। उसके अलावा स्कॉलर्स के भी मेंस की टेस्ट सीरीज चल रही थी, तो उसमें भी काफी मतलब बाकी जो टेस्ट सीरीज में एडवांस वाले चल रहे थे वो एक हेल्प थी, और जो जेई मेंस के पहले जो 8 टेस्ट हुए वो भी काफी हेल्प था। बाकी कुछ ऑल इंडिया टेस्ट मैंने काफी मिल जा रहे थे ऑनलाइन, तो मैंने थोड़े वो दिए। नहीं है, प्रीवियस ईयर पेपर्स और स्कॉलर्स के टेस्ट सीरीज आर मोर देन इनफ। और टेस्ट सीरीज का लेना देना हाफ टेस्ट से, टेस्ट सीरीज से एक बहाना होता है सिलेबस खत्म करने का, हाँ, सिलेबस प्रॉपर रिवाइज करने का एक बहाना, ताकि अपन प्रिपेयर हो जाए प्रीवियस ईयर पेपर्स देने के लिए। हाँ हाँ। उनके लिए बता दीजिए जो कि मतलब अभी स्ट्रगल कर रहे हैं 11th का हाँ, सिलेबस में, उनके लिए भी बता दीजिए कि उनके लिए क्या बोला जाएगा कि गिव अप कर दे, क्योंकि बच्चे बहुत एक्साइटेड वे में ज्वाइन हाँ, करते हैं हाँ, कि हमें जेई निकालना है, हाँ, लेकिन कई बार उनसे चीजें हो नहीं पाती। जैसे आप भी हाँ, बता रहे हो कि आपसे भी कई बार हाँ, नहीं हो पा रहा स्ट्रगल था। हो रहा था, तो आपने गिव अप देने करने के बदले कंप्लीट करना शुरू हाँ, किया। आपके साथ ऐसे भी बच्चे होंगे जिन्होंने गिव अप किया होगा? मतलब कुछ कुछ तो हाँ, थोड़ा ज्यादा डिमोटिवेट हुए थे। थोड़ा ज्यादा डिमोटिवेट हुए थे। हाँ, तो आपकी क्या राय है, क्योंकि हर बैच में वैसे बच्चे होते हैं, तो आपकी उन बच्चों के लिए भी राय दे दीजिए कि हाँ, जैसे मान लीजिए तब तो आप उनके साथ वाले थे, तो आप उन्हें सजेस्ट नहीं कर सकते थे, हाँ, लेकिन अब तो आप सीनियर हैं, आप रिजल्ट भी आ चुका है, हाँ, ऐसे बच्चे इस समय 11th में भी होंगे, उनके लिए आपकी क्या राय है? पहले तो अपने टीचर्स से कंसल्ट करो, वो आपको प्रॉपर गाइडेंस देंगे कि कैसे कैसे कवर करना है और कैसे आगे के सिलेबस को कवर करना है अच्छे से। बाकी अगर नहीं हो पा रहा है तो इतना इंश्योर करो कि मेंस लेवल तक का चीजें क्लियर हो जाए। एडवांस लेवल अगर अभी नहीं हो पा रहा है तो उसको रहने दो, वो बाद में एडवांस के टाइम भी कवर हो जाती है चीजें।
और एडवांस के लिए पर्याप्त समय मिलता है। हाँ, वो मेंस 2 के और एडवांस के बीच में पूरा समय, मतलब स्कूल का भी झंझट खत्म हो जाता है, पूरा टाइम खाली रहता है। ओके। तो वो प्रॉपर उसको यूटिलाइज करना चाहिए। आपने बिट साइड में भी बहुत अच्छा स्कोर किया है शुभ, हाँ। है ना? तो कुछ अलग से पढ़ना पड़ा आपको उसके लिए या फिर नॉर्मल नहीं, आपने बिट्स पढ़ा? के लिए ऐसे अलग से तो कुछ नहीं पढ़ना पड़ा। पूरे कोचिंग के नोट्स, टेस्ट, वही सब काफी थे। मैंने मतलब सिर्फ एक बुक ली थी बिट सेट के प्रीवियस ईयर पेपर्स की, उसको सॉल्व किया बस। बोर्ड्स में आपका भी बड़ा अच्छा परसेंट आया है, तो क्या बोर्ड्स के लिए, जैसे मैं आपको बता दूं, कुछ लोग बोलते हैं बोर्ड्स के लिए अलग तैयारी करनी पड़ती है, हाँ। जेई की अलग तैयारी है, तो यहाँ पे वो सारी चीजें हो जाती हैं? हाँ, ऐसा तो बोर्ड्स के लिए कोई स्पेशल तैयारी नहीं लगती। बोर्ड्स में मतलब यहाँ जो कॉन्सेप्ट सीखते हैं वो बोर्ड्स के लेवल के लिए तो काफी हाई लेवल तक के कॉन्सेप्ट्स है। तो बोर्ड्स के सारे ही सवाल आराम से क्लियर हो जाते हैं। बस आपको सब्जेक्टिव रिटन स्किल्स और वो प्रेजेंटेशन स्किल्स पेपर में वो आनी चाहिए अच्छे से। ओके। मैं आपको बता दूं कि शुभ अभी आईआईटी मद्रास मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने जा रहे हैं, और विश यू गुड लक शुभ वहां जाने के लिए, है थैंक यू ना? सर। और कॉन्ग्रेचुलेशंस भी मैं बोलूंगा आपको। हाँ, शुभ की 3 साल की जर्नी रही है हमारे साथ में, तो शुभ स्कॉलर्स एम्पायर का क्या क्या सपोर्ट रहा है वो भी आप बता दीजिए। सर पूरा मेन सपोर्ट तो स्कॉलर्स एम्पायर का ही था, क्योंकि सर टीचर्स का सपोर्ट, सिलेबस का कवरेज, टेस्ट का फ्रीक्वेंसी, टेस्ट के पैटर्न सब काफी अच्छे थे। मतलब टीचर्स भी काफी डाउट क्लियरिंग, बहुत अप्रोचेबल थे टीचर्स, तो उनसे डाउट क्लियरिंग काफी आराम से हो जाती थी। और इनके टेस्ट की फ्रीक्वेंसीज भी काफी अच्छी थी, तो सिलेबस कवरेज भी काफी आसान लगा। इवन बोर्ड्स वोर्ड्स की भी कोई चिंता करनी नहीं पड़ी। ओके, मतलब कुल मिला के आपका बड़े, आपने सिस्टम को फॉलो किया और बड़ी स्मूथली हाँ आपका हाँ चीजें कन्वर्ट हो गई। हाँ चैप्टर की कवरेज कैसे होती है, जैसे हाँ थ्योरी कैसे करनी है, क्या थ्योरी दोबारा किसी और बुक से पढ़नी है, या फिर क्वेश्चंस करने हाँ हैं, हाँ कितने क्वेश्चंस करने हैं, क्या पूरा खत्म करना जरूरी है, वो सारी हाँ चीजें आप बता दीजिए बच्चों को। हाँ। कोई बताइए। हाँ। मतलब फिजिक्स में जैसे अगर एक चैप्टर चलते रहता था तो मैं थोड़ा रेफरेंस बुक से उसका थोड़ा थ्योरी पढ़ लेता था, और बाकी उसमें काफी क्वेश्चंस भी रहते थे बीच बीच में, इन टेक्स्ट क्वेश्चंस टाइप के, तो वो सॉल्व कर लेता था। और मतलब चैप्टर के एंड एंड तक एटलीस्ट, मतलब जैसे हर बुक्स में लेवल्स रहते हैं, लेवल 1 2 3, तो मैं लेवल 1 तो पूरा कंप्लीट कर लेता था हर चैप्टर का। बाकी केमिस्ट्री में देखे तो केमिस्ट्री में भी मोर और लेस सेम ही था कि मतलब चैप्टर के कवरेज के टाइम अगर फिजिकल केमिस्ट्री चल रही है तो प्रॉब्लम्स रेगुलरली प्रैक्टिस करने की नीड है, उसका भी लेवल 1 तक कंप्लीट हो जाता था। बाकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो साथ साथ में ही आराम से हो जाता, जैसे जैसे चीजें पढ़ते जा रहे वैसे वैसे क्वेश्चंस तुरंत कर लेने का। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी सेम, मतलब जैसे मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ज्यादा टॉपिक्स लिंक्ड रहते हैं, तो मे बी क्वेश्चंस करने में थोड़ी दिक्कत जाती है, क्योंकि रिएक्शंस एक टॉपिक का दूसरे टॉपिक से लिंक कर देते तो नहीं बनता। तो थोड़ा एट द एंड में चैप्टर के, तो फिर वहां मतलब तब करता था मैं। तब मतलब स्मूथली आपके सवाल निकल हाँ, जाते थे। ऑर्गेनिक में ऐसा मतलब एंड में ही सारे सवाल आराम से बनते थे। ऑर्गेनिक में थ्योरी आपको अलग से पढ़नी पड़ी कभी, ऑर्गेनिक या फिजिकल, ऐसे किसी और बुक की जरूरत पड़ी आपको? नहीं, फिजिकल मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए तो सर के नोट्स ही बहुत ही बढ़िया है। मतलब उसमें हर छोटी छोटी, हर छोटा कॉन्सेप्ट, हर छोटे एक्सेप्शन सारे इंक्लूडेड रहते। तो वो मतलब मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए कोई थ्योरी बुक यूज नहीं की। फिजिकल के लिए? फिजिकल के लिए तो मतलब फिजिकल की हार्डली कोई थ्योरी रहती है, तो जैसे रेफरेंस बुक में हल्का जैसे कोई फॉर्मूला शीट दिया है तो वो रिवाइज करने के लिए अच्छा रहता था। बाकी कुछ कुछ डेफिनेशंस रहते थे तो वो बुकलेट में या एनसीईआरटीज में दिए हुए रहते थे, तो वही पढ़ता था। और इनऑर्गेनिक के लिए आपने सबसे ज्यादा क्या पढ़ा? इनऑर्गेनिक के लिए तो एनसीईआरटी मेन है, उसके अलावा कहीं भी डाइवर्ट मत होना, क्योंकि जेई पूरा एनसीईआरटी पे बेस्ड ही क्वेश्चंस पूछते हैं। मतलब हर आड़े टेढ़े, हर छोटी चीज से वो क्वेश्चन बना के पूछ सकते हैं। तो एनसीईआरटी पे बहुत स्ट्रॉन्ग ऐसे होल्ड चाहिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। एनसीईआरटी के लिए अलावा कुछ? नहीं, मैंने तो अलावा मतलब प्रॉब्लम्स, ये बुकलेट से ही काफी प्रॉब्लम्स हो जाते थे, और पीवाईक्यूज भी बहुत सारे दिए हुए रहते थे, तो मैंने वही फोकस किया। ओके। नीड है कुछ और पढ़ने की? नहीं, नीड नहीं है, क्योंकि जेई तो पूरा एनसीईआरटी से ही पूछता है, लेकिन हर कोने से पूछता है, तो बहुत इज्जत से पढ़नी पड़ती है एनसीईआरटी इनऑर्गेनिक के लिए। अच्छा, मैथ्स के लिए भी? हाँ। हाँ, मैथ्स के लिए मतलब सर ने जो बुक्स रेकमेंड की थी, तो
जैसे जैसे मैथ्स में तो टॉपिक वाइज क्वेश्चन सॉल्व करना आसान है, तो टॉपिक वाइज जैसे खत्म होते जाते थे मैं क्वेश्चन सॉल्व करते जाता था और एट द एंड फिर उसके मतलब बैक एक्सरसाइज टाइप का उसको सॉल्व कर लेता था। 11th में इनिशियली मेरे को मैथ्स की रेफरेंस बुक सॉल्व नहीं हो पा रही थी, लेकिन टाइम के साथ वो फिर होते जाती थी, मतलब चैप्टर के साथ ही। इट टेक्स टाइम टू सेटल डाउन, हाँ टेक्स टाइम, पहले स्ट्रगल होता है शुरू में, हाँ उसके बाद चीजें धीमे धीमे सेट हो जाती है। हाँ मतलब एक्चुअली 11th का मैं आप लोग को बता दूं कि नॉर्मली जो बच्चा होता है 11th में सच में शुरू में बहुत स्ट्रगल करता है, मतलब ये हमें भी पता है कि स्ट्रगल होती हाँ, है। बहुत मतलब मैथ्स में तो स्पेशली चैप्टर्स काफी टफ लगते हैं 11th में। मैथ्स के चैप्टर्स, नई नई फिजिक्स और नई नई केमिस्ट्री आ जाती हाँ है, केमिस्ट्री उससे बाद पहले में अगर साइंस फिजिकल होती है, केमिस्ट्री आ जाती तो वो फिर दिक्कत देता है। दिक्कत देता है। और लेकिन चीजें थोड़ा सा काम रखें अपने आप को तो सारी चीजें क्या हो जाती हैं, हाँ सेट हो जाती है अपने सेट हो टाइम जाती के है, साथ। टाइम के साथ सेट हो जाती है। लेकिन बस पेशेंस रखें उस चीज में, पेशेंस बहुत जरूरी है, राइट? ट्रू। हाँ, कोई और रेफरेंस बुक आप बताना चाहेंगे? मतलब आपने कौन कौन सी यूज की वही बता दीजिए। मतलब मैंने मैथमेटिक्स के लिए पहले इनिशियली तो सर ने सेंगेज रेकमेंड की थी, तो सेंगेज से स्टार्ट किया और मतलब एंड में मतलब जब टेस्ट सीरीज चालू हो गई थी तो विकास गुप्ता स्टार्ट किया था सॉल्व करना। और केमिस्ट्री के लिए फिजिकल में तो नरेंद्र अवस्थी बहुत ही बढ़िया बुक है, हर A to Z प्रॉब्लम्स रहते हैं उसमें पूरे। केमिस्ट्री मतलब ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए MS चौहान वेल एंड गुड है, पूरी एलिमेंट्री और एडवांस लेवल भी, उसकी एडवांस वाली बुक भी एडवांस लेवल बहुत अच्छे से कवर कर देती है। रादर वो तो मतलब बुक में प्रॉब्लम ज्यादा ही दिए रहते हैं, ज्यादा लेवल के, जो कुछ एडवांस के लिए रिकमेंडेड ना भी हो वो सर बता देते हैं पूरा अच्छे से। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए मैंने एनसीईआरटी के अलावा और बुकलेट्स के अलावा कुछ नहीं किया। नीड ही नहीं है, हाँ नीड नहीं लगी। आगे और फिजिक्स के लिए मैंने डीसी पांडे इनिशियली स्टार्ट की थी और बाद में सेंगेज पे शिफ्ट हुआ था। मतलब सेंगेज में प्रॉब्लम्स ज्यादा वैरायटी के रहते थे और ज्यादा टाइप्स के भी रहते थे, तो वो भी अच्छी बुक है। लेकिन मेन तो सर से कंसल्ट कर लेना एक बार बुक्स के बारे में, सर मतलब आपके लेवल के हिसाब से सर प्रॉपर बुक्स बता देंगे। मैं आपको बता दूं कि वो वाले व्यूअर्स जो कि हो सकता है स्कॉलरशिप में नहीं पढ़ रहे हैं या कहीं और पढ़ रहे हैं, किसी और शहर में हैं, उनके लिए भी बता दें कि आप जैसे हैं आप अपने टीचरों से अपने लिए एक रेफरेंस बुक पूछिए, आपको माइंड करते हुए आपके टीचर अलग रेफरेंस बुक आपको बता सकते हैं, ताकि आप पहले वो कवर करें फिर उसके बाद एक स्टेप ऊपर जाएं। करेक्ट? हाँ। और बहुत बेसिक चीज है कि आपको हर चीज का एक लेवल 1 तो बनना ही चाहिए, साथ साथ हो जाना चाहिए। हाँ साथ साथ कर लेना चाहिए। कभी ऐसा हुआ आपके साथ कि कोई चैप्टर खत्म हुआ और पैकेज डिस्कशन हो रहा है तो उसके टाइम पे आपका बुकलेट खत्म नहीं है? हाँ कभी कभी मिस हो जाता था सर। कितना, पूरा ही मिस होता था या थोड़ा? पूरा नहीं, मतलब जैसे केमिस्ट्री की बात करें तो साथ साथ में ही टॉपिक वाइज में, मतलब ऑर्गेनिक को रहने दे तो टॉपिक वाइज में करते जाता था, थोड़ा आखिरी का थोड़ा बच जाता था कभी कभी कुछ 10-15 क्वेश्चंस बन जाए बुकता ही। अच्छा, तो फिर वो हो जाते थे बाद में? हाँ बाद में कवर कर लेता हो जाते थे। मतलब आप बहुत पहाड़ तैयार नहीं होता था आपका कि बहुत ज्यादा आपका कैरी फॉरवर्ड हो रहा है कि ये भी हाँ, नहीं, वो उतना सारा नहीं, उतना सारा नहीं। ठीक है। कोई और आपके साथ का बच्चा ऐसा रहा है जिसका कैरी फॉरवर्ड होता था और रिजल्ट भी आया? हाँ मेरे साथ मतलब मेरा एक बेस्ट फ्रेंड था, उसका मतलब कुछ बीच में चीजें काफी छूट रही थी, तो उसने एट द एंड उसने भी मतलब कवर कर लिया था साथ, मतलब टाइम के साथ साथ जब टेस्ट सीरीज चल रही थी तो सिलेबस के अकॉर्डिंग उसने कवर कर लिया था। टेस्ट सीरीज के दौरान ही खत्म कर दिया? तो कुल मिला के खत्म हो गया? हाँ, मतलब ऐसा नहीं है कि बाद में खत्म नहीं, एकदम एंड तक छूटा रहा, एंड तक छूटा रहा, ऐसा कुछ नहीं है? हाँ ठीक है। और मतलब आपका सिलेबस खत्म होने के बाद भी टाइम मिलता है? ऐसा नहीं, काफी मिलता है टाइम, मतलब 11 से 12 के बीच में, 11 से 12 के बीच में टाइम मिलता है? हाँ 11 से 12 के बीच में भी, मतलब 11th के एग्जाम्स खत्म होने के बाद 1 महीने का टाइम रहता है, उसमें अपने पूरे वीक टॉपिक्स और जो सर स्पेशली कुछ टॉपिक्स बताते हैं जो 12th के स्टार्टिंग में बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी एकदम A to Z रिवाइज होनी चाहिए 12th की स्टार्ट होने से पहले। बच्चे होते हैं वो 11th से 12th के बीच में 12th पढ़ने लगते हैं? नहीं 12th बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहिए, अगर मतलब पहले तो 11th पे फोकस रहना चाहिए, क्योंकि 11th में इतनी बहुत सारी चीजें रहती है, जो भी वीक टॉपिक से पहले उनको कवर करना चाहिए। और जो सर
चैप्टर्स रेकमेंड करते हैं रिवीजन के लिए या पूरा प्रिपरेशन के लिए, वो बिल्कुल करना चाहिए, नहीं तो 12th का स्टार्टिंग बिगड़ जाएगा। शुभ, और कुछ आप कुछ आइडिया देना चाहेंगे किसी को जे एडवांस को लेकर या फिर बिट सेट को लेकर? या एग्जाम्स बहुत सारी ऐसे है, तो मतलब बहुत सारी एग्जाम्स के लिए अलग अलग प्रिपरेशन नहीं लगती है। बाकी जैसे VIT ट्रिपल ई हो गया, बिटसैट हो गया, बाकी किसी स्टेट का CET हो गया, इसके सबके लिए सेपरेट प्रिपरेशन नहीं लगती है। हाँ, अगर मतलब कोई लेवल ऑफ क्वेश्चंस या टाइम मैनेजमेंट टेस्ट करना चाहो तो उसके कोई प्रीवियस ईयर पेपर्स बना लो, दैट्स इट। उसके अलावा बाकी कॉन्सेप्ट्स और ये सब सेम ही रहते हैं। कुछ मेरे पर्सनल सवाल हैं हाँ। जो ऐसा लगता है कि बच्चों को पक्का पता होना चाहिए, हाँ, मुझसे हाँ। पूछे ना पूछे उन्हें पता होना चाहिए। हाउ मच रेगुलर यू वेर इन द क्लासेस? मैं मतलब रेगुलर तो था, काफी रेगुलर था, लेकिन मतलब मेरे से ज्यादा भी कुछ बच्चे रेगुलर थे। लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि बीच में जो भी टॉपिक्स मेरे छूटे हैं, मतलब जैसे मतलब केमिस्ट्री में हो या मैथ्स में, फिजिक्स में, वो हर बार दिक्कत गई है उसको कवर करने में। मतलब क्लासेस मिस करना डेफिनेटली 11th 12th में तो बिल्कुल मत करना। कभी बीमार नहीं पड़े आप? कभी शादी ब्याह नहीं था आपके घरों में? नहीं नहीं, शादी बीच में थी तो मैंने उसको तो स्किप किया था। हाँ। कभी एक दो दिन बीमार पड़ जाता था तो उसके कारण कुछ क्लासेस स्किप हुई है, बहुत ज्यादा नहीं हुई। मतलब हेल्थ का भी ध्यान एक एक पॉइंट है, हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए 11th 12th में पूरा, कि क्लासेस मिस ना हो, या मेन तो अपने मेन एग्जाम्स के पहले तो बिल्कुल भी नहीं हो। मम्मी पापा से क्या मदद मिली शुभ आपको? मम्मी पापा कॉन्स्टेंटली मोटिवेट करते थे लेवल अप करने के लिए। प्रॉपर पर्टिकुलर सब्जेक्ट बिगड़ जाता था तो मम्मी जरूर बोलती थी, मतलब सर से कंसल्ट करो, सर से बात करो कि कैसे क्या मिस्टेक्स हो रही है। वो आप करते थे? हाँ, मतलब थोड़ा सर से बात करने में मैं पहले हेजिटेट बहुत करता था। हाँ। लेकिन हाँ, बिल्कुल सर से बात करना नेसेसरी है, क्योंकि सर प्रॉपरली गाइड कर देते हैं कि कैसे कैसे सिलेबस और चैप्टर्स को कैसे कैसे अंडरस्टैंड करना है। मेरा पर्सनल मानना है कि टीचर्स और फैमिली मिलाकर टोटल बच्चे की पढ़ाई में वी मतलब एज्यूमिंग मी टू बी टीचर, वी कंट्रीब्यूट अराउंड 20% ओनली, एंड 80% कंट्रीब्यूशन इज ऑफ स्टूडेंट, और इवन मोर देन दैट मैं तो ये बोलूंगा। लेकिन वो जो 20% है वो उस 80% को इंड्यूस करता है। हाँ, करेक्ट है। बराबर। हाँ, तो आपका क्या कहना है इस पे? मतलब मेरे हिसाब से टीचर्स का काफी कंट्रीब्यूशन है। टीचर्स तुमको प्रॉपरली कैसे पढ़ाई करना है, तुमको बेसिकली ब्लूप्रिंट दे देते हैं कि कैसे पढ़ना है बेसिकली। बाकी मेहनत तो खुद ही करनी पड़ती है। लेकिन बिना टीचर्स के कंसल्टेशन के भी अगर रैंडमली कुछ भी करना चाहो तो नहीं होता है। अच्छा, जैसे आपके साथ कई अच्छे बच्चे पढ़ रहे थे, हाँ, है ना, तो उनका रिजल्ट थोड़ा पीछे रह गया ऑब्वियसली। हाँ, आपको क्या लगता है, आप उनसे आगे क्यों, वो आपसे पीछे क्यों रह गए? मतलब कहीं ना कहीं अब आप 2 साल की जर्नी आप देखें अगर, हाँ, हाँ, तो व्हाट डू यू थिंक, आपके अंदर पॉजिटिव क्या था और उनका ऐसा क्या नेगेटिव हो गया? हाँ, कि या फिर हम एक बोल सकते हैं कि शुभ इज ब्लेस्ड बॉय, नहीं, या फिर 2 साल की जर्नी में प्रॉब्लम उनके में थी? बताइए। हाँ, मेन तो आई थिंक कि मैं ज्यादा कंसिस्टेंट था 12th के थ्रू आउट। वो लोग मतलब अगर बीच में कोई टेस्ट बिगड़ जाता था तो वो काफी डिमोटिवेट हो जाते थे और कुछ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए तो थोड़ा पढ़ना बंद कर देते थे, तो वो बुरी आदत है। मैं मतलब टेस्ट के टाइम भी मतलब पढ़ाई रिवीजन पूरा ज्यादा कंसिस्टेंट था। और मेन हो सकता है मेरी एग्जाम गिविंग स्किल्स ज्यादा बेटर हो सकती है। मतलब उस पेपर के टाइम, उस 3 घंटे या 6 घंटे के टाइम प्रेशर हैंडल करना बहुत मेन है। तो वो शायद मेरे अंदर पॉजिटिव हो सकता है। लेट अस टॉक अबाउट एग्जाम गिविंग स्किल्स। हाँ, मतलब नॉर्मली आपके सीनियर्स भी बोल गए, हाँ, ठीक, कि जेई एडवांस का पेपर देने के लिए आपकी सिटिंग स्किल्स बहुत बड़ी होनी चाहिए। तो अब बहुत जेई, हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपने कितने बार दिन दिन भर का टेस्ट, मतलब टेस्ट 1 टेस्ट 2 ओवरऑल पूरा दिन एंगेज करके आपने कितने बार ऐसे टेस्ट दिए ताकि जे एडवांस हो, बिकॉज यू गॉट बेटर रैंक इन जे एडवांस एज कंपेयर्ड टू जे मेन। आपकी जे मेन में रैंक थी शायद 3053। 3053, और इधर 800 का इम्प्रूवमेंट, 800 रैंक का आपने इम्प्रूव किया, अंदर आए हैं आप, है ना। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि वो सिटिंग स्किल्स कैसे बढ़ाई जाती हैं? मतलब क्या जेई एडवांस के लिए एक पीवाईक्यू बहुत अच्छा परफॉर्मेंस मेट्रिक रहता है,
तो उसको काफी फोकस करके देना है। मतलब ऐसा नहीं कि मतलब क्वेश्चंस बन नहीं रहे तो बीच में छोड़ दिए टेस्ट, ऐसा बिल्कुल मत करना। प्रॉपर ऐसे 3 घंटे में, मतलब जैसे जेई एडवांस के टाइमिंग्स है 9 to 12, मतलब 2:30 to 5:30 या कुछ ऐसा टाइमिंग्स है, उसी टाइमिंग्स पे आदत डालो कि टेस्ट दो। एसी लग गया था? एसी तो बिल्कुल नहीं, मतलब थोड़ा फैन वैन भी अवॉइड ही करो, क्योंकि उस 3 घंटे या 6 घंटे के टाइम जितनी गर्मी सहन करनी पड़ती है वो बहुत अनबेरेबल हो जाती है कुछ टाइम के बाद। तो उसका अगर एक प्रैक्टिस रहे ना तो बहुत एडवांटेज मिलता है। मतलब ये नॉर्मली चीज बहुत ही छोटी लगती है लेकिन बहुत एडवांटेजियस है अगर इसको प्रॉपरली प्रैक्टिस करो तो। आपने कितने दिन प्रैक्टिस की थी ऐसे? मतलब मैंने प्रीवियस ईयर पेपर्स 2025 से 2017 दिया था ऑलमोस्ट, मतलब 1 वीक में 5 डेज समझ लो मैं पेपर देता था रेगुलरली, और प्रॉपर मतलब 6 घंटे की सिटिंग में प्रॉपर गर्मी के कंडीशंस के साथ। और पेपर्स को एनालाइज करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो 5 या 6 बजे जब पेपर खत्म होता था तो उसके बाद मैं दोनों पेपर्स का एनालिसिस करता था। गुड। शुभ, आपको, आप बोल रहे हैं कि पीवाईक्यू भी करो पढ़ने के साथ साथ, आप ये भी बोल रहे हैं कि आपने लास्ट में पीवाईक्यू एज ए फुल टेस्ट भी दिया है। हाँ तो आपने कोई ना कोई पीवाईक्यू रोक रखे होंगे? हाँ। कौन कौन से साल के रोक रखे? मतलब मैंने जेई मेंस के लिए सर ने तो रेकमेंड किया था कि 2-3 साल का फ्रेश रखो देने के लिए, लेकिन मेरे से हो नहीं पाया तो मैंने 2025 का फ्रेश रखा था। मतलब पूरे जितने 19 पेपर्स थे जनवरी अप्रैल अटेम्प्ट के, वो मैंने फ्रेश रखे थे। और बाकी मैं मतलब पीवाईक्यूज देते जाता था बुक से ही। और एडवांस के लिए मैंने 2025 और 2024 के पेपर्स को मतलब टच नहीं किया था। तो बाकी बाकी जो 2023 के और उसके पहले के पेपर्स है उनको मैं एज पीवाईक्यूज सॉल्व कर लेता था बुक से। मतलब चैप्टर वाइज? हाँ, चैप्टर वाइज सॉल्व कर लेते थे आप। ओके। मतलब कुल मिला के अगर आपको 2 साल पुरानी बुक मिल रही है पीवाईक्यू की, तो वो आपकी तैयारी में योगदान देगी। हाँ वही। आप वो उन क्वेश्चंस को नहीं देखेंगे, जिससे क्या होगा कि मतलब जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है इस समय क्लास 11th में है, तो उसको पीवाईक्यू की बुक अभी खरीद लेनी है, अभी खरीद लेनी है, और वो 2 साल तक वही कंटिन्यू रखनी है। हाँ जब आप 2 साल तक सेम कंटिन्यू रखेंगे तो सेम बुक अगले 2 साल के पेपर तो नहीं आएंगे, तो वो एज ए मॉक आपके काम आएंगे। ट्रू? हाँ ट्रू। हाँ, करेक्ट। आपने भी ऐसे ही कुछ किया था? हाँ हाँ, मैंने 2025 का मतलब मेंस के लिए 2025 पूरा अलग रखा था, बाकी 2024 के पहले के मतलब बुक ले ली थी। बुक ले ली थी आपने। और कोई विशेष सजेशन ड्यूरिंग प्रिपरेशन, अप्स डाउन्स के लिए, मेंटल कामिंग के लिए, या फिर अपने आप को कैसे फ्रेश रखना है, काम रखना है? हाँ। आपने क्या स्पोर्ट्स करते थे या फिर योग करते थे, एक्सरसाइज करते थे, क्या करते थे अपने आप को ऐसी सिचुएशंस के साथ डील करने के लिए? पिछले 2 सालों में वो आप बताना। मतलब योगा और मेडिटेशन पे मेरा उतना बिलीफ नहीं था, लेकिन वो बहुत अच्छे तरीके हैं मेंटली काम रखने के लिए। बाकी मैं स्पोर्ट्स मतलब वंस इन अ वीक या ट्वाइस इन अ मंथ टाइप का कभी कभी ऐसे चले जाता था, थोड़ा माइंड रिलैक्स करने के लिए। और मतलब मेन तो वो प्रीवियस ईयर पेपर्स की सिटिंग में मेंटली प्रिपेयर कर लिया था, पेपर कैसे देना है, कैसे अप्रोच करना है, कैसी स्ट्रेटेजीज बनानी है, मतलब सेक्शन वाइज कैसे अप्रोच करना है। मेन ये एडवांस में बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि पेपर मतलब पेपर की स्ट्रेटेजी बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है एडवांस में, कि कैसे सेक्शंस को अटेम्प्ट करना है, किसको पहले करना है, या कैसे क्वेश्चंस छाट छाट के करने की एबिलिटी डेवलप करना बहुत जरूरी है। कितने घंटे पढ़ते थे ऑन एन एवरेज? मतलब ऐसे जैसे जिस दिन क्लासेस है उस दिन तो बहुत कम टाइम मिलता। हाँ हाँ। क्लासेस प्लस स्कूल प्लस क्लासेस के टाइम तो बहुत ही कम मिलता था। बहुत ही कम मिलता था। दिन में 1-1.5 घंटा पढ़ लो तो ही बहुत है। हाँ हाँ, मतलब रात को या फिर मतलब ज्यादा से ज्यादा स्कूल के बीच के फ्री पीरियड्स में मॉड्यूल सॉल्व करना ही हो पाता था। अच्छा, ओके। और जिस दिन क्लास नहीं रहती थी उस दिन फिर भी कितना घंटा? मतलब जो अल्टरनेट डे क्लासेस नहीं रहती थी। मतलब स्कूल में थोड़ा मैं कोशिश करता था कि कोचिंग के बुकलेट्स के होमवर्क फटाफट कंप्लीट हो जाए, बाकी फिर रेफरेंस बुक सॉल्विंग में घर पे करता था। तो मतलब 11th में तो बहुत वेरिएबल था ये टाइम, 12th में थोड़ा ज्यादा कंसिस्टेंट हुआ। जिस दिन मतलब जैसे अगर स्कूल नहीं जा रहा हूँ तो प्रॉपर 9 आवर्स हो जाता था कभी कभी सिटिंग। हाँ, वेरी गुड। मतलब प्रॉपर सिटिंग के साथ, मतलब ऐसा नहीं कि बेड पे लेटे लेटे पढ़ रहे हैं। अच्छा अच्छा।
मतलब 9 घंटा आप एक दिन में पढ़ चुके हैं, हाँ पढ़ सकते हैं। हाँ हाँ। और ये जस्ट बिफोर द जे एडवांस या जे मेन है, या फिर इन जनरल पढ़ाई आप बात कर रहे हैं? मतलब इन जनरल देखिए तो 7 to 9 आवर्स हो जाते थे, जिस दिन अगर बीच में भी 12th के स्टार्टिंग में भी जिस दिन स्कूल नहीं जाता था मैं तब। तो आप फ्री टाइम कहाँ है? मोबाइल देखते थे, टीवी देखते थे? नहीं, मोबाइल आपके पास था? मोबाइल था मेरे पास, लेकिन मैं कंप्लीटली अवॉइड करता था वो यूट्यूब स्क्रोलिंग एंड ऑल। बाकी मतलब मोबाइल जस्ट फॉर कुछ फ्रेंड्स के साथ क्वेश्चंस डिस्कस करने के लिए और कुछ टीचर्स को क्वेश्चंस पूछने के लिए, बस उतना ही यूज करता था। बाकी टीवी में कभी कभी देख लेता था, मतलब ऐसे थोड़ा माइंड रिफ्रेश करने के लिए। वो भी मतलब दिन में 1 घंटे से तो ज्यादा नहीं। अच्छा, ठीक है। मतलब दिन में 1 घंटे आप लगभग टीवी देखते हाँ थे? मतलब वो भी रोज नहीं, मतलब कभी ऐसे मन किया तो। अच्छा अच्छा, मतलब मैं बस ये पेरेंट्स के लिए बता रहा हूँ कि थोड़ा सा हाँ कई बार पेरेंट्स बहुत स्ट्रिक्ट हो जाते हैं। हाँ हाँ, इतना अ, मतलब लोड डालने की जरूरत इतना नहीं लोड है। डालने की जरूरत नहीं है, कि थोड़ा बहुत चलता है। हाँ हाँ और होना भी चाहिए, होना भी हाँ, चाहिए। मतलब हाँ, माइंड थोड़ा स्विच करने के लिए जरूरी है। जरूरी है। ठीक है, बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई आपने। अ, मतलब मुझे तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आपको बहुत सारी शुभकामनाएं हाँ, थैंक यू सर। कि आप आगे भी अच्छा करें, है ना? और धन्यवाद ज्वाइन करने के लिए थैंक यू पॉडकास्ट, सर। है ना? नमस्ते।